गुड मॉर्निंग। क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही तो बताइए। हाँ, क्या वीडियो और ऑडियो प्रॉपरली आ रहा है? आज अपन नया लेसन चालू करने वाले हैं। न्यू लेसन का नाम है वर्क पावर एनर्जी। हेलो प्रतेश, हेलो स्नेहा, सभी को गुड मॉर्निंग। तनेश, कृतिका, प्रसीक, देवांश, अद्वैत, सृजन, वेदांत, श्रुति, गुड मॉर्निंग ऑल। तृप्ति, तन्मय, समर्थ, यश, कंचन, महिमा, दिव्यानी, अनन्या, आयुष्मान, सोनी, काजल, हेलो 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 अहमद जी, हेलो आयुष, कनक रांग डाले, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू टॉपिक चालू करेंगे। टॉपिक का नाम है वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, एक्चुअली में दो चैप्टर होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर, एक होते हैं वर्क पावर। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक होते हैं सर्कुलर मोशन, एक होते हैं वर्क पावर एनर्जी। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में यूज होता है, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट वर्क पावर एनर्जी में यूज होता है। समझ रहे हैं? कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, दोनों में यूज होते हैं। तो पहले हम वर्क पावर एनर्जी से शुरुआत करेंगे। आज का हमारा जो हेडलाइन है वो आप डाल दो, न्यू लेसन्स है, नई शुरुआत करते हैं वर्क पावर एनर्जी। न्यू हेडलाइन आप डाल दीजिए वर्क पावर एनर्जी। ये हमारा लेसन है, छोटा सा लेसन है। हेलो निशी, हेलो लीना, निधि, हिमांशी, अश्विनी, तबीयत ठीक हो गई क्या अश्विनी? कृतिका, यस सर। चलो ठीक है, क्लास चालू करें अपन। सर ये वीडियो भी प्राइवेट होने वाला है क्या? हाँ बिल्कुल होने वाला वीडियो। अगर होगा तो हम अभी ही नोट्स बनाएंगे, नहीं तो रोज थोड़ी देर बाद बनाते हैं। हाँ वीडियो प्राइवेट होने वाला है। चलो ठीक है, वर्क पावर एनर्जी। तो पहला हेडलाइन हमारा है वर्क। पहले हम वर्क के बारे में जानते हैं। वर्क के बारे में जानते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट, वर्क क्या है? वर्क क्या है? आप सब बचपन से जानते हैं। व्हाट इज वर्क? बताओ वर्क क्या है? वर्क क्या होता है बताइए। बताइए सब वर्क के बारे में। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, कॉमन डेफिनेशन है, हर किसी को आता है। बताइए वर्क क्या है? वर्क का मतलब काम, कार्य, काम। ठीक है। When, जब कोई फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है। मान लीजिए ये सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा दें, और फोर्स लगाने से इसकी पोजीशन में बदलाव हो जाए, अगर फोर्स लगाने से इसकी पोजीशन में बदलाव हो जाए तो हम उसे वर्क कहते हैं। तो इसका मतलब वहां वर्क हुआ। प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर,
ओके सर, फिर प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इसका मतलब वर्क का मतलब क्या हुआ? आप देखो, वर्क का मतलब व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज ड्यू टू फोर्स की वजह से, ड्यू टू फोर्स, देन वर्क सेड टू बी डन। इसका मतलब कुछ काम हुआ है, इसका मतलब कुछ काम हुआ है। हेलो आस्था, कोशिश करें आज से लाइव होने की। व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज ड्यू टू फोर्स देन वर्क सेड टू बी डन, तो वर्क होगा। वर्क अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बात करें, तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकल टर्म में अगर बात करें तो कहेंगे वर्क इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब मैथमेटिकल टर्म में बात करूं तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये मैथमेटिकल भाषा में अगर बात किया जाए तो ऐसा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वर्क होता है। किसी भी काम को होने के लिए, ध्यान रखना, किसी भी काम को होने के लिए याद रखिएगा, किसी भी काम को होने के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलना चाहिए, साथ में फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो चेंज होना चाहिए। फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे पास ये पेन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे पास ये पेन है। अगर मैं इस पेन को फेंका, ध्यान दीजिएगा हमारे शब्दों पे, तो मैं यहाँ लाया, यहाँ से यहाँ हाथ को लाया, फिर मैंने छोड़ा। जब अपन फेंकते हैं तो क्या हाथ थोड़ा दूर पेन के साथ जाएगा? किसी ऑब्जेक्ट को जब अपन प्रोजेक्ट करते हैं तो हाथ उसके साथ जाता है, हाथ उसके साथ कुछ दूर तक जाता है। उसी तरीके से पेन के साथ हाथ कुछ दूर तक जाएगा। तो जब तक ये पेन हमारे हाथ में है तभी तक हमारे द्वारा वर्क हुआ। एक बार हमारे हाथ से ये छूट गया, फिर वर्क डन मेरे द्वारा नहीं होगा, फिर किसी और के द्वारा होगा। तो एक्चुअली में हमने फोर्स लगाई, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो होना क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट का मोशन होना चाहिए, साथ में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का भी मोशन होना चाहिए। मतलब वर्क डन होने के लिए ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन चेंज होना चाहिए, एज वेल एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंज इट्स पोजीशन। मतलब दोनों चीज बदलना चाहिए। मतलब फॉर वर्क क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंसेप्चुअल बात है, आपको ध्यान रखना है। फॉर वर्क होने के लिए, फॉर वर्क ऑब्जेक्ट एज वेल एज point of application of force as well as point of application of force, object as well as point of application of force, object as well as point of application of force change its position, मस्ट चेंज, वर्ड लगा देता हूं, मस्ट चेंज इट्स पोजीशन, उसका बदलना जरूरी है, दोनों का बदलना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस नहीं हुआ, इसका मतलब वर्क नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा। जैसे कि आदमी पैदल चलता है, आप सोचो आदमी पैदल चलता है तो कैसे चलता है? आदमी अगर पैदल चलता है तो कैसे चलता है? आप मान के चलो, आप देखो, मैं बताता हूँ आपको। अगर आदमी पैदल चलता है, मान लो आदमी अगर पैदल चलता है तो कैसे चलता है? ऐसा, एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर तीसरा पैर, फिर चौथा पैर, ऐसे चलता है। ऐसा, मतलब दूसरा तीसरा चौथा नहीं,
ऐसा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे आदमी चलता है। तो आप देखो, जब हमारा पैर जमीन के कांटेक्ट में था तभी जमीन में हमारे कांटेक्ट के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन हमने जब एक बार पैर हवा में लिए तो फ्रिक्शन हट गया, फ्रिक्शन हट गया। फिर ये पैर को यहाँ रखेंगे, ये हवा में आ जाएगा, फ्रिक्शन हट जाएगा। फिर इस पैर को आगे रखेंगे, इसे हवा में आएगा, फ्रिक्शन हट जाएगा। इस तरीके से अपन घिसट के नहीं चलते हैं। अपन जब पैदल चलते हैं तो एक पैर हवा, एक पैर यहाँ डालते हैं, अगला पैर यहाँ रहता है, फिर ये पैर उठता है हमारा। तो जैसे ही ये जमीन का ग्राउंड जमीन को छोड़ा, हवा में गया, फ्रिक्शन खत्म। फिर ये पैर आगे हम रखते हैं, फिर इसको हवा में उठाते हैं। समझ रहे? ऐसे करके अपन चलते हैं, समझ में आ रहा है क्या बातें? तो ऐसे प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो नहीं बदल रहा है। आदमी भले ही जा रहा है आगे, पर फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं बदल रहा है। मतलब आदमी के चलने में फ्रिक्शन के द्वारा कोई काम नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आया? आदमी के चलने से, अगर मैं यहाँ से पैदल चला जाऊँ रेलवे स्टेशन, तो फ्रिक्शन के द्वारा, हमारे ऊपर जो फ्रिक्शन लगने वाला है उसके द्वारा कोई वर्क नहीं होगा। आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं पैदल चलूंगा, डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग, इसमें हमारा पैर हमेशा ही जमीन को छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। तो जहाँ पे हमारा पैर जमीन को पकड़ रहा है उस वक्त फ्रिक्शन है, उसी जगह में फ्रिक्शन है। बाद में हमारा पैर उठ के आगे चला गया, ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस हो गया, हम तो डिस्प्लेस हो गए, पर वो फ्रिक्शन वहीं रहा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन नहीं बदला। इस वजह से ऐसे प्रोसेस में फ्रिक्शन के द्वारा कोई काम नहीं होता। चाहे मैं 2 किलोमीटर चल लूँ, चाहे मैं 5 किलोमीटर चल लूँ, हमारे द्वारा वर्क नहीं होगा। सर इसलिए अगर वर्क डन परपेंडिकुलर हो तो उसे जीरो बोला जाता है। हाँ बिल्कुल अनन्या सही बोल रहे हैं। वो तो यहाँ से आता है, परपेंडिकुलर वाला तो यहाँ से आता है, वो मैं बताऊंगा। डॉट प्रोडक्ट है तो थीटा 90 तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझना, अगर मैं 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल चल लूँ तो फ्रिक्शन के द्वारा कोई काम नहीं होगा। मतलब हम फ्रिक्शन के द्वारा कोई काम नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। फ्रिक्शन हमारा कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा, हमारे पैर में लगने वाला फ्रिक्शन कोई काम नहीं करेगा। ये बात समझ में आया? तो फिर क्वेश्चन आता है कि हम जब पैदल चलते हैं ज़्यादा तो फिर थकते क्यों हैं? प्रॉब्लम यही आता है कि जब अपन पैदल चलते हैं तो फिर थक क्यों जाते हैं, फिर हांफने क्यों लगते हैं, फिर सांस क्यों फूलने लगती है, फिर पसीने क्यों निकलते हैं, ये सब चीज़ें क्यों प्रॉब्लम होता है? तो याद करिए सर, एक बार पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स प्लीज़ समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे। जैसे मतलब जो ऑब्जेक्ट है, देखो जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जिस वक्त लग रहा है, जिस जगह पे लग रहा है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मान लो ये हमारे पास ये है, ये वाटर बॉटल है, मैंने अगर फोर्स यहाँ लगाया तो ये हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने फोर्स यहाँ लगाया तो ये हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने फोर्स यहाँ लगाया तो ये हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने फोर्स यहाँ लगाया तो ये हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने फोर्स यहाँ लगाया तो ये हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ रहे हैं क्या बात है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस जगह में फोर्स लग रहा है वो हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे आदमी चलता है, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, चल करके जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन तभी काम करता है जब हमारा पैर जमीन पे रहे। पैर और फ्रिक्शन के बीच में पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन तभी काम करता है जब हमारा पैर जमीन पे रहे। जब एक बार पैर हवा में उठा, फ्रिक्शन लगना जीरो, और फ्रिक्शन जब लगेगा ही नहीं तो वर्क फिर कैसे होगा? खाक। इसलिए वर्क डन नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है। वो फ्रिक्शन अगले बार जो पैर में लग रहा है वो कोई और फ्रिक्शन है, ये वाला नहीं है, पिछला वाला नहीं है, चीज़ें बदल गई। समझ रहे हैं क्या बातें? ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो आप। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वर्क डन होगा, तो ही वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं? तो एक जगह से दूसरे जगह पैदल जाने में फ्रिक्शन के द्वारा कोई काम, जमीन और हमारे पैर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके द्वारा कोई काम नहीं होता है। फिर मन में सवाल आता है, दिमाग की बत्ती जलती है, अगर ऐसा है तो फिर अपन थकते क्यों हैं, हमारी एनर्जी क्यों डाउन हो जाती है, हमारा पसीना क्यों निकल जाता है, दम क्यों फूलने लगता है? तो उसका आंसर है, जब अपन चलते हैं तो देखो, अपन चलते हैं तो हाथ पैर डुलाते रहते हैं, तो इधर भी फ्रिक्शन लगता है, 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 सब जगह फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है। तो ये सब जगह हमारी एनर्जी का लॉस होता है। आप समझो बातें, ये सब जगह एनर्जी का लॉस होता है। एक्चुअली में मसल्स के ऊपर जहाँ जॉइंट है वो सब जगह में हमारे एनर्जी का लॉस होता है, इस वजह से अपन थकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बता दो यार, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया?
वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आते हैं कंचन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, थोड़ा धीरज धरें, थोड़ा धीरज धरें, थोड़ा धीरज धरें। आर्यन आप जल्दी से क्लास से बाहर हो जाओ। आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हो, कोई मतलब नहीं है। आपके जैसे बच्चे को पढ़ाऊंगा और वो क्लास ही अटेंड नहीं करेगा यार, तो फिर क्या मजा ही नहीं आएगा। आप बाहर चले जाओ यार, आप छोड़ दो, आप मत देखो क्लास। व्हीकल में तो ऐसा नहीं होता ना। अरे भाई तृप्ति, गाड़ी जब चलाते हैं तो क्या गाड़ी का चक्का उड़ उड़ के चलता है? नहीं ना, पैदल चलने में ऐसा होता है। गाड़ी का चक्का तो जमीन के साथ कांटेक्ट में रहता है, वहां वर्क डन तो होती है, वहां वर्क डन होती है। ठीक है, ओके। अब थोड़ी और बातें करते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं। देखो मेरे हाथ में ये मास्क है, देखो मेरे हाथ में ये सर्जिकल मास्क है, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में ये सर्जिकल मास्क है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और मैंने इसको यहाँ से पकड़ा। देखो आप ध्यान से, देखो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ये हमारे हाथ में सर्जिकल उड़ने वाली गाड़ी, हाँ। अब देखो ये मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे मैंने पकड़ लिया। देखिए आप ध्यान से, देखो आप ध्यान से, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। देखो आप ध्यान से, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। आप बात को समझना, इस जगह में हमने इसको पकड़ के रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। मैंने क्या किया, फ्रिक्शन दादा हमको छोड़ दो, हमारी एनर्जी क्यों दिखाते हो भाई? फ्रिक्शन छोड़ देगा तो जीवन अनर्थ हो जाएगा। देखो आप ध्यान से, मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको जैसे ही छोड़ा ये ऑब्जेक्ट नीचे आ गया। देखो आप ध्यान से, तो इसके ऑब्जेक्ट ये देखो इसके पोजीशन में बदलाव हुई। ये पोजीशन ऊपर था, अभी ये पोजीशन नीचे है, इसके पोजीशन में बदलाव हुआ, लेकिन जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स अपने जगह पे ही है। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ध्यान से समझो बात को। तो इसमें हमारे द्वारा कोई काम नहीं हुआ। मैंने इसको जैसे पकड़ा, आप अच्छे से समझना बात को, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, अच्छे से समझना बात को, मैंने इसको अच्छे से पकड़ा, ऐसे छोड़ दिया। कोई वर्क डन नहीं, हमारे द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भैया जी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में बदलाव तो हो जा रही है, बट एक्चुअली में फोर्स और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में बदलाव नहीं हो रहा है, इसीलिए वर्क डन नहीं हो रहा है भैया जी। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। तो वर्क डन होने के लिए फोर्स का भी मोशन होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का भी मोशन होना जरूरी है, साथ में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का भी मोशन होना जरूरी है। पूरी बातें क्लियर? तो बोलो हाँ, जय माता दी। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए आप इसे, जो स्क्रीन पे उसे कॉपी करो। जय माता दी, जल्दी से कॉपी करो आप इसे, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चे उसे जल्दी से कॉपी करें। जल्दी से कॉपी करें। फिर मैथमेटिकल बात पे चलेंगे हम, जल्दी से कॉपी कर लें, फिर मैथमेटिकल बातों पे चलूंगा मैं। हर जगह फिजिक्स ही फिजिक्स है, हाँ बिल्कुल हर जगह फिजिक्स ही फिजिक्स है। इसके बगैर जीना जीवन अधूरा है भैया जी, अधूरा है। सर फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है लेकिन ग्रेविटी तो वर्क कर रहा है। हाँ बिल्कुल प्रत्येष ग्रेविटी कर रहा है ना, ग्रेविटी तो कर ही रहा है। ग्रेविटी के बारे में तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे ना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रेविटी बात के बारे में बात नहीं किया, हमें फ्रिक्शन के बारे में बात किया कि फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है। कभी कभी फ्रिक्शन वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता है। कहाँ करेगा कहाँ नहीं करेगा ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कभी ग्रेविटी के साथ अगर ऐसा सिचुएशन हो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं बदले, फोर्स भी चेंज अपनी जगह ना बदले, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी नहीं चेंज हो, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए तो वर्क डन नहीं होगा। वैसे जनरली ऐसा ग्रेविटी के साथ होता नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी इनविजिबल फोर्स है, वो हर जगह लगता है जहां पर भी ग्रेविटी है। सर आपके इन गजब के एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो गया। मास्क पे फिजिक्स, सर फिजिक्स कहाँ नहीं है?
चलो, तनय सुबह की क्लास में आप नहीं थे तनय बाबू, ऐसा मत किया करें। मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर बात करूं तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, आपको पता है। अगर मैथमेटिक्स में बात करूं तो W इक्वल टू एफ डॉट एस, तो आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में आउटपुट स्केलर होती है, इसका मतलब जो वर्क होती है, जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात तो ये है, यही पूछा जाता है वेक्टर होता है कि स्केलर। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। आपको पता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों वेक्टर हैं। बट डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर आउटपुट देता है, ऐसा मैंने बताया हूँ। डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर आउटपुट देता है, इसीलिए जो है वर्क जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी है? पूरे सब्जेक्ट हर जगह है जी, बिल्कुल। तो वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगर मैं यूनिट की बात करूं, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो आप देखो ध्यान से, फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो या तो न्यूटन मीटर बोलेंगे या फिर इसी को जूल बोलेंगे, इसी को जूल बोलेंगे, इसी को जूल बोलेंगे, इसी को जूल बोलेंगे। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो देखो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखो डाइन सेंटीमीटर, या फिर इसको अर्ग बोलते हैं। याद करिए भाई। डायमेंशंस ऑफ वर्क की बात करूं तो देखो ध्यान से, फोर्स का डायमेंशन m/l(t-2), डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन m/l, तो कुल मिलाकर के हो गया ml²t-2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ वर्क। देखिए भाई ध्यान से, ये हो गया डायमेंशन ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट, डायमेंशन, ये सब क्लियर हो गई बातें। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वर्क होगा। ये बात समझ में आ गया या नहीं आया? मैथमेटिकल पूरी तरीके से अगर बात करूं, अगर मैं ऐसे बात करूं, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल करा देता हूं। इस पे फोर्स इधर की तरफ लगा, मान लो फोर्स इधर की तरफ लगा, और इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रही है, और इसके बीच का एंगल मान लो थीटा है। तो ऐसे सिचुएशन में वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, या फिर उसे बोलेंगे एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये हुआ फॉर्मूला, ये हुआ मैथमेटिकल फॉर्मूला। फिर अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इसे कॉपी कर दें, सभी के सभी बंधु लोग इसे कॉपी कर दें, सभी के सभी बंधु लोग इसे कॉपी कर दें। तृप्ति मुनेश्वर, तृप्ति वाडनकर, तृप्ति क्या ना, सभी के सभी कॉपी कर दें इसे, सब लोग कॉपी कर दें, कॉपी करें। श्रुति रंग डाले। श्रुति क्या आपको समझ में आ गया? श्रुति क्या आपको समझ में आ गया? एक बार आप बता दो। अब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कॉपी कर ले। हिमांशी गोपलानी क्लियर है, निधि, खुश, आयुष, तन्मय गजबीय, अद्वैत, आयुष हरिणखेड़े, प्रसिक, काजल, आदित्य, आस्था, तनिष्क, जय शर्मा, तनय रावते, नोटेड सर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं वर्क की बात करूं, तो कंडीशन, अलग अलग कंडीशन होगा। पहला कंडीशन 1, इफ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो। इसका मतलब फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे सिचुएशन में थीटा 0 डिग्री होगा। भाई आर्यन, आपको बोला ना आप छोड़ दो, आप चले जाओ।
आप समझते क्यों नहीं बात को? ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे नहीं चलेगा काम। इतना अच्छा बच्चा अगर ऐसा करेगा तो फिर बहुत तकलीफ होती है यार। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू आपको पता है 1 होगा, तो सीधा सीधा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया वर्क, और ये वर्क की मैक्सिमम वैल्यू है, वर्क की मैक्सिमम वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आया? एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ, एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ। देखिए देखिए आप ध्यान से, देखो आप ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इधर की तरफ लग रहा है फोर्स मान लो 20 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है 5 मीटर का। इसीलिए वर्क पूछा, तो वर्क इक्वल टू चूँकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए वर्क मैक्सिमम होगा, और वो सीधा सीधा 20 इंटू 5 हो जाएंगी, और वो हो जाएगा कितना? 100 जूल। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं, सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं भैया जी। कंडीशन 2, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। याद रखिएगा 0 तो हो गया 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट मान लो फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट इसके इधर हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इसके इधर हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो वर्क डन होते हैं वो देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, और आपको पता है कॉस 90 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में ये वर्क डन 0 हो जाता है, वर्क डन 0 हो जाता है, वर्क डन 0 हो जाता है। जीरो हो जाता है। तीसरा कंडीशन से बात करते हैं, थर्ड कंडीशंस देखो, तीसरे कंडीशंस की बात करते हैं, कंडीशन थर्ड, तीसरे कंडीशंस की बात करते हैं। तीसरा कंडीशन में थीटा 180 डिग्री ले लेता हूँ, थीटा 180 डिग्री ले लेता हूँ। अगर थीटा 180 डिग्री, इसका मतलब फोर्स एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल विथ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स पीछे लग रहा हो, पर जा रहा है ऑब्जेक्ट आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा हो। ऐसे सिचुएशन में जो वर्क होते हैं वो होते हैं F इंटू एस इंटू कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती, तो ये नेगेटिव F इंटू एस हो जाता, नेगेटिव F इंटू एस हो जाता। ये हुआ वर्क। बताओ आप ध्यान से, क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? तीनों कंडीशन क्या आपको समझ में आ गए? फिर हम सबके ऊपर एग्जाम्पल कराएंगे, चिंता नहीं करने का, चिंता नहीं करने का, सबके ऊपर एग्जाम्पल कराएंगे। क्या चीज़ें आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें से मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम तो मैं लिख दिया, मिनिमम कौन है? मैक्सिमम तो मैं लिख दिया, मिनिमम कौन है ये बता दो। मैक्सिमम तो मैं लिख दिया, मिनिमम कौन है ये बता दो। तो मैक्सिमम वर्क तो ये हुआ, मैक्सिमम वर्क तो ये हुआ, मैक्सिमम वर्क ये वाला कंडीशन में है। मिनिमम वर्क कौन सा है ये बता दीजिए, मिनिमम वर्क कौन सा है ये बता दो। नेगेटिव वर्क का प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल। हाँ भाई, कार अपन चलाते हैं जब अपन ब्रेक लगाते हैं, नेगेटिव वर्क का एग्जांपल समझिए भैया लोग, नेगेटिव वर्क का अपन एग्जांपल समझिए। ये है कार, जा रहा है किसी वेलोसिटी से, अपन ने अप्लाई कर दिए ब्रेक, बाद में ये जाकर के रुक गया, बाद में ये जाकर के रुक गया, बाद में जाकर के स्टॉप हो गया ब्रेक लगाने से। तो इसकी जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको ये नेगेटिव वर्क जो फ्रिक्शन के द्वारा यहाँ वर्क होगा, फ्रिक्शन के द्वारा जो यहाँ नेगेटिव वर्क होगा,
फ्रिक्शन का जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा और वही इसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर रहा है, तभी जाकर के ये रुक रहा है। ये नेगेटिव वर्क का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ से। प्रॉब्लम तभी ही आती है जब हम थ्योरी को एक ही बार पढ़ के छोड़ देते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम जाता है। हम ये सोच रहे थे सर थर्ड कंडीशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब अपनी गाड़ी अपन चलाते हैं भैया लोग, जब अपन गाड़ी चलाते हैं, चलाए हैं गाड़ी कभी? गाड़ी जब अपन चलाते हैं और चलते रहते हैं गाड़ी, तो हमारे अंदर एनर्जी रहती है, हमारे अंदर एनर्जी रहती है, यार तोड़ देंगे फोड़ देंगे, लेकिन लगा दिए ब्रेक ताकि गाड़ी को रुकना है, तो ब्रेक लगाने पे गाड़ी रुक जाती है। तो ब्रेक लगाने पे गाड़ी कैसे रुकती है? जब अपन ब्रेक लगाते हैं तो एक्चुअली में जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट में होता है और गाड़ी जाती आगे है, तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन एक दूसरे के अपोजिट में, एक दूसरे के अपोजिट में थीटा 180, इसीलिए वर्क डन वहाँ नेगेटिव होता है। तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन नेगेटिव, तो उसके वजह से क्या होता है? अगर गाड़ी के अंदर मान लो काइनेटिक एनर्जी मान लो 2000 जूल का है, मान लो गाड़ी के अंदर काइनेटिक एनर्जी 2000 जूल का है, हमने ब्रेक लगाया, तो जब फ्रिक्शन वर्क डन -2000 कर देगा तो 2000 - 2000 जीरो हो जाएगा, तब तक जाकर के गाड़ी रुक जाएगी। मतलब जैसे जैसे वर्क डन में नेगेटिव में फ्रिक्शन करेगा वैसे वैसे एनर्जी ऑफ जो गाड़ी है, जो काइनेटिक एनर्जी है गाड़ी का, वो कम होता जाएगा और धीरे 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 रुक जाएगी। समझ में आ गया? आया नहीं आया भैया जी? बताओ, क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी करो, पहला दूसरा तीसरा। ये चीज़ बताओ, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, एक प्रॉब्लम पूछा था कि 1, 2 और 3 में, तीनों में मिनिमम वर्क कौन सा है? मैक्सिमम तो मैं बता दिया, मिनिमम कौन सा है ये बता दो। मिनिमम वर्क कौन सा है? दूसरा कंडीशन में मिनिमम वर्क है या तीसरा कंडीशन में मिनिमम वर्क है कि पहला कंडीशन में है? पहला कंडीशन में तो मैक्सिमम है, ऐसा मैंने लिख के बता दिया। आपसे पूछ रहा हूँ कि मिनिमम वर्क कौन सा है ये बताओ। मिनिमम वर्क कौन सा है ये बताओ। मिनिमम वर्क कौन सा है ये बताइए भैया लोग। बात अगर मिनिमम वर्क की करते हैं तो ये वाला जो थर्ड कंडीशन है ये वर्क डन मिनिमम है, ये वर्क डन मिनिमम है। क्यों ऐसा सबको लगता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वर्क डन जो मिनिमम है वो ये है मिनिमम वर्क, ये है मिनिमम वर्क। आप मतलब को समझना, आप मतलब को समझना। मिनिमम वर्क ये है, ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ वर्क डन होता है नेगेटिव में ही सही, बट काम होते हैं। इस सेकंड कंडीशन में तो काम ही नहीं होता है भाई, काम ही नहीं होता है। बाकी थर्ड कंडीशन में कम से कम काम तो होता है। अगर डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा यही तो यहाँ कंफ्यूजन है। इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम कई बार थियोरेटिकल आते हैं, स्पेशली नीट वाले लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। मिनिमम वर्क डन जो है नेगेटिव वाला नहीं होता है, मिनिमम वर्क डन का मतलब जीरो होता है। क्योंकि आप देखो सेकेंड कंडीशन में काम ही नहीं हुआ। मान लो ये बॉटल मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, मान लो ये बॉटल मैं यहाँ से यहाँ लेकर के जा रहा हूँ। अगर मैं ये बॉटल यहाँ से यहाँ लेकर के जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना, अगर ये बॉटल मैं यहाँ से यहाँ लेकर के जा रहा हूँ या मैं अपने सर के ऊपर कुछ रख लिया, मान लो अपने सर के ऊपर एक लोड रख लिया, मैं इसको लेकर के पैदल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हूँ, टुप 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 टुप, तो क्या हो रहा है देखो आप ध्यान से। हमारा द्वारा जो वर्क डन है, हमारा जो नॉर्मल लग रहा है वो किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। और हम जा किधर रहे हैं? सामने की तरफ। हम जा रहे हैं सामने की तरफ। नॉर्मल किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है। तो थीटा कितना? 90। तो वर्क डन मेरे द्वारा 0। अगर मैं ग्रेविटी की बात करूँ तो ग्रेविटी किधर? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर? सामने। ग्रेविटी किधर? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर? सामने। एंगल कितना? 90। वर्क डन कितना? 0। तो ऐसे में कोई काम ही नहीं हुआ, ऐसे में कोई काम नहीं हुआ। समझ रहे बातें? कोई काम नहीं हुआ, ऐसे में नो वर्क डन, वर्क डन नहीं हुआ है। लेकिन जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, जब हम मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाते हैं, जब हम अपने साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, तब यार वर्क होता है।
उल्टे डायरेक्शंस में होता है, नेगेटिव वर्क होता है, पर होता तो है, समझ रहे हैं? अगर हुआ है तो कुछ तो हुआ है, उल्टा है माने हम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अलग है, एनर्जी को कम कराने के लिए हो रहा है, लेकिन होता है। और सेकंड कंडीशन में तो वर्क ही नहीं होता, इसीलिए सेकंड वाला कंडीशंस को मिनिमम वर्क डन कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गया सभी को? मिनिमम वर्क डन कौन सा? थर्ड कंडीशन में वर्क होता है, उल्टे डायरेक्शंस में होता है, लेकिन वर्क होता है, इसलिए थर्ड वाला मिनिमम नहीं है, मिनिमम सेकंड वाला है। तो इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है। नीट वाले तो खास करके दिमाग में ठोक लो ये बातें, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी बातें उनसे थियोरेटिकल अगर प्रॉब्लम आते हैं तो पूछ लिए जाते हैं और गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन है यार। देखो तो माइनस वाला मिनिमम होना चाहिए, बट आंसर तो जीरो वाला मिनिमम है, समझ रहे? तो बोले है दैया ये तो उल्टा हो गया, कब से जीरो नेगेटिव से छोटा होने लगा? तो बोलेंगे वर्क में जीरो नेगेटिव से छोटा होने लगा। समझ में आ गया बातें? मतलब कुली बेचारा इतना वेट कैरी करके चलता है, फिर भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वर्क डन तो जीरो है। हाँ बिल्कुल जीरो है। विल माइनस साइन हैव अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है ना सर? नहीं भाई प्रसीक ध्यान दीजिएगा, जो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो माइनस साइन आया है वो ये नहीं बता रहा है कि वर्क जो है वो वर्क का डायरेक्शन उल्टा है, वो ये बता रहा है कि वर्क जो किया गया है वो उल्टे डायरेक्शन में किया गया है। आप दोनों बातों में ध्यान, दोनों बातों में फर्क है। पहला बात, अगर वर्क नेगेटिव का मतलब आप ये समझते हैं कि वर्क उल्टा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वर्क में आप डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क को आप वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये बात गलत हो जाएगा सोचना। ये वर्क नेगेटिव का यहाँ मतलब ये है कि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। जो काम हो रहा है नेगेटिव काम हो रहा है, एनर्जी को कम करने के लिए काम हो रहा है, एनर्जी को डिक्रीज कराने के लिए काम हो रहा है, ये बात समझना है। लेकिन वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखिएगा, उसको डायरेक्शन से मत जोड़िएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट लिखते हैं, भैया जी, अब कुछ पॉइंट लिखते हैं। देखो आज मैंने सुबह बजाया सबका, तभी देखो 48 बच्चे हैं, 55 में से 52 तक हो गए थे, 3 ही एब्सेंट रहे, 55 बच्चे हैं टोटल इसमें। एक्चुअली 55 है, 55 में 52 तक हो गए थे, अभी 48 हो गए। 4 कलाकार निकल लिए, 4 कलाकार पतली गली से निकल लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। आपसे आप लोगों ने ये सब कॉपी कर लिए, पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए क्या वर्क नेगेटिव होता है, बोलेंगे हाँ। क्या वर्क पॉजिटिव होता है, बोलेंगे हाँ। क्या वर्क जीरो होता है, बोलेंगे हाँ। मतलब वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पहला स्टेटमेंट यही है, मेरे बोलते के साथ 2 और कम हो गए। देखो यार, पहला स्टेटमेंट यही है, फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला पॉइंट यही है, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पहला स्टेटमेंट यही है। दूसरा पॉइंट, मिनिमम वर्क इज जीरो व्हेन, इसको स्टार लगा लीजिएगा नीट वाले लोग, व्हेन फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ये 2 बातें लिख लेंगे। एक और चीज समझिए, जैसे कुली बेचारा हमारा सामान एक जगह से दूसरे जगह ढो करके लेके जाता है, तो उस प्रोसेस में कुली ने कोई काम नहीं किया। मैं अगर अपने सर के ऊपर कोई सामान लेकर के एक जगह से दूसरे जगह गया तो कोई काम नहीं किया, मेरे द्वारा कोई भी काम नहीं हुआ। आप इस बात को समझना, मतलब आप इस बात को समझना, ऐसा हुआ कि मान लो अगर एक आदमी है, मान लो जिसको मैंने काम पे रखा हूँ, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि एक जगह से मान लो सीमेंट की बोरी अपने सर पे उठा करके दूसरे जगह ले जा करके रखना है, तो ये यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है,
और सीमेंट की बोरी रखता है और ऐसा दिन भर करते रहता है। शाम को हमसे पैसे लेके जाता है, बोलता है हमने बहुत काम किए, थक गए, बट एक्चुअली में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने कोई काम नहीं किया, इसने कोई काम नहीं किया, मतलब इसने कोई काम नहीं किया, बिना काम के पैसे ये लेके जा रहा है, इसने कोई काम नहीं किया। फिर काम कौन किया? ये जब यहाँ से चलता है, देखो पैर उठा उठा के ही चलेगा ना, पैर उठा उठा के ही चलेगा, तो इसके पैर में लगने वाला फ्रिक्शन से भी कोई काम नहीं हुआ, फ्रिक्शन से भी कोई काम नहीं हुआ। तो फिर काम कौन किया? इसके मसल्स के अंदर, इसके जॉइंट्स के अंदर लगने वाले फ्रिक्शंस के द्वारा वर्क होते हैं। इसीलिए शाम तक ये पसीना पसीना हो जाता है, थक जाता है, इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होते रहता है। तो वो एनर्जी का लॉस बॉडी के अंदर होने वाले फ्रिक्शन से होता है। तो ये एक्चुअली में पैसा फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क का लेके जाता है। कहता हमको है कि मैंने काम किया हूँ, मैं भी उसको वही समझ के पैसा देता हूँ। लेकिन अगर फिजिक्स पता हो तो पता चलेगा कि उसने कोई काम नहीं किया। काम कौन किया? फ्रिक्शन, उसके बॉडी के अंदर पैर में जो लगने वाला फ्रिक्शन है उसने भी काम नहीं किया। बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स के ऊपर इधर उधर लगने वाले फ्रिक्शन के द्वारा काम है। शाम को जो वो हमसे पैसे लेके जाता है वो उसी फ्रिक्शन के द्वारा वर्क लेकर के जाता है। अपने द्वारा सामान ढोने का पैसा वो लेकर के नहीं जाता, क्योंकि वो एक्चुअली में काम ही नहीं है, काम हुआ ही नहीं है। कितनी बार कर ले वो काम नहीं होगा। समझ में आ गया बातें? लेकिन हाँ, अगर मान लो कुछ सामान को, अगर मैं यहीं पर कहता कि इस सामान को स्टेयर से उठा करके लेके जाओ, सीढ़ी बना दिया मैंने यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ सीढ़ी बना दिया और बोलता कि सीढ़ी के ऊपर ऐसा, इस सीढ़ी से आप यहाँ चले जाओ, सीढ़ी से आप यहाँ चले जाओ और यहाँ जा कर के पैकेट को रखो, यहाँ जा कर के पैकेट को रखो। तो एक्चुअली में जब वो स्टेयर से ऊपर चढ़ेगा, जब वो स्टेयर से ऊपर चढ़ेगा तब वर्क होगा। स्टेयर से ऊपर चढ़ेगा। फिजिक्स में नो वर्क डन, बायो में वर्क डन। जी गौरांश शर्मा सुबह के क्लास में नहीं थे। गौरांश सुबह के क्लास में नहीं थे, अभी के क्लास से बाहर हो जाओ। मॉर्निंग क्लास में नहीं थे, अभी के क्लास से बाहर हो जाओ। 7 बजे क्लास में आप थे नहीं। अगली बार घर बनाते समय उसे ऐसे ही बताऊंगा, सर उस वर्कर को फिजिक्स समझाने के पैसे नहीं देंगे तो वो तो बेचारा रोने ही लगेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसीलिए दे के जाते हैं। देखो वर्क नॉर्मल ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, वेट नीचे की तरफ, वर्क नॉर्मल ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, देखो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। तो यहाँ से ये पोजीशन को ए कहता हूँ, इस पोजीशन को बी कहता हूँ। तो ए से बी में वर्क बाय नॉर्मल 0, वर्क बाय ग्रेविटी 0। लेकिन अगर मैं बी से सी पे लेकर के जाऊंगा तो देखो भाई ध्यान से, 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 1 हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 1 हुआ। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट में फिर से यही वर्क डन 0, लेकिन ये वाला डिस्प्लेसमेंट में, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन बाय नॉर्मल पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा। क्यों? देखो आप ध्यान से, अच्छे से समझना चीज़ों को। देखो ग्रेविटी किधर, नीचे की तरफ, ग्रेविटी किधर, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर, ऊपर की तरफ। तो 180 डिग्री, इसीलिए वर्क डन नेगेटिव। देखो नॉर्मल किधर, ऊपर की तरफ, नॉर्मल किधर, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर, ऊपर की तरफ, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव। क्या पूरी बात समझ में आ गया? सभी कलाकारों को समझ में आ गया तो बताओ हाँ, नहीं आया तो बताओ नहीं। जम गया भाई, जम गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। जल्दी से कॉपी करो आप इस सबको, जल्दी से कॉपी करो, फटाफट कॉपी करें। मतलब अगर मैंने उसको बोलूँगा कि स्टेयर से चढ़ करके यहाँ ऊपर में सामान रखना है, तब उसके द्वारा वर्क डन हुआ, लेकिन बेचारे ने जितना काम किया, देखो आप ध्यान से, बेचारे ने जितना काम किया उतना जो है ग्रेविटी ने उसको खा गया, ग्रेविटी ने उसे खा गया। लेकिन इस प्रोसेस में भी उसकी एनर्जी ज़्यादा लॉस हो जाती है।
क्यों? अगर वो यहाँ से यहाँ 10 बोरी लाता है तो यहाँ से यहाँ वो 6 बोरी ही लेके जा पाएगा, क्योंकि इसमें जब वो ऊपर चढ़ता है तो देखो आप ध्यान से, एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके द्वारा भी कुछ वर्क डन होता है। समझ में आया? तब वो ज़्यादा थकता है। एक एक पॉइंट मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सकता है। जी बिल्कुल, डायग्राम बना लें, डायग्राम बनाने के लिए ही बताया हूँ। ग्रेविटी को पैसे देंगे भाई, आत्मा को ढूंढना पड़ेगा, धरती माता को पैसे देने पड़ेंगे फिर तो। ये यश बिसेन तो कलाकार है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। गौरांग शर्मा, मैंने बोला ना आपको क्लास ज्वाइन मत करिए, निकलिए, आप क्लास से निकलो, पतली गली से निकलिए। क्या मतलब है सुबह क्लास में नहीं रहते हो? निकलो क्लास से, अभी क्लास अटेंड नहीं करने का। 2 बार बोल दिया, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा मैं, यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा मैं यहाँ। सुबह सुबह क्लास में अटेंड नहीं करता। अरे 10 बजे सर उठा के चल देता, मुंह उठा के चल देता, नींद पूरी हो जाती तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन हो गया, वर्क डन का ये बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 1-2 प्रॉब्लम करते हैं, देखो 1-2 क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया इधर 30 न्यूटन का, ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट इसकी इधर हो रही है 20 मीटर की, तो वर्क पूछा क्या है बताइए। उस तरीके से दूसरा प्रॉब्लम और है, आप बनाते चलो इसको। दूसरा प्रॉब्लम और है, देखो इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इधर लग रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रहा है, 10 मीटर का, फोर्स सामने की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन का। यहाँ पे वर्क क्या होगा ये बताइए, यहाँ वर्क क्या होगा ये बताइए। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, देखो आप ध्यान से, ऑब्जेक्ट है, फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है 5 मीटर का, तो इधर वर्क क्या होगा ये बताओ। प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4 देखो, ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगा 50 न्यूटन का, एंगल जो है 37 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर का, वर्क बताओ क्या होगा। जल्दी जल्दी बनाए सभी के सभी ऑल, सभी के सब बनाओ। देखो इसमें हो जाएगा वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स देखो 30, डिस्प्लेसमेंट देखो 20 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1/2, एक्चुअली 300 हो जाएंगे, ये 300 जूल हो जाएंगे। दूसरा का बात करेंगे तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, सीधा -200 जूल हो जाएंगे। तीसरी की बात करेंगे तो देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 100 जूल हो जाएगा। चौथे की बात करें तो देखो आप ध्यान से, फोर्थ की बात अगर करते हैं तो आप देखिए ध्यान से ये देखो ध्यान से, ये फोर्थ की बातें करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है, तो 500 इंटू 4/5, देखो ये यहाँ हो गया 400 जूल हो गया। सभी को हो गया।
चलिए भाई, समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चे? बता दो। सबको ही बन गया, सबको बन गया। देखिए एक मिनट रुक जाओ आप। हेलो, हाँ मैं एक बार चेक करके कंफर्म बताता हूँ, थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद। देखिए अब मैं इसके ऊपर 2 फोर्स लगा रहा हूं, 2 फोर्स लगा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्स लगा रहा हूं, एक सामने एक पीछे। इधर की तरफ मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, इधर की तरफ मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इसका आगे की तरफ हुआ है कितना मीटर? मैं बोल रहा हूं 10 मीटर हुआ है। और ये देखो एंगल है 53 डिग्री। अब बताओ वर्क डन, अब बताए वर्क डन, अब बताएं वर्क डन। वर्क बताएं। देखो ध्यान से, वर्क डन बाय 10 न्यूटन अलग अलग निकालें। अगर मैं अलग अलग निकालूं, वर्क डन बाय 10 न्यूटन की बात करूं तो 10 इंटू 10 इंटू कॉस 53 की वैल्यू 3/5, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 60 जूल। वहीं वर्क डन बाय 2 न्यूटन निकालूं तो देखो ध्यान से -20 जूल। इसलिए टोटल वर्क डन की अगर बात करूं, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो क्या हो जाएगा? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ ही मैथमेटिकली ऐड हो जाएंगे, 40 जूल हो जाएंगे, 40 जूल हो जाएंगे, 40 जूल हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देता हूँ, एक और प्रॉब्लम देता हूँ भैया लोग। देखो इसके ऊपर मैं 3 फोर्स लगा रहा हूँ। एक फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में 10 न्यूटन, एक फोर्स सामने की तरफ 20 न्यूटन, एक फोर्स इधर पीछे की तरफ। ये एंगल बता रहा हूँ मैं 30 डिग्री, ये एंगल बता रहा हूँ 30 डिग्री। ये फोर्स मान लो कितना, ये भी 10 न्यूटन मान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इसका सामने की तरफ हो रही है कितना, तो मान लेते हैं 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब वर्क डन बताओ क्या, अब वर्क डन बताएं क्या? अब देखिए वर्क डन बताएं क्या? देखो यार, तो वर्क डन बाय, अच्छा इसको थोड़ा बदल लेता हूँ, इसको मैं 8 न्यूटन कर लेता क्योंकि कंफ्यूजन होगा। तो वर्क डन बाय 8 न्यूटन 0, वर्क डन बाय 20 न्यूटन 20 इंटू 50 1000 जूल, वर्क डन बाय 10 न्यूटन तो 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 50, डिस्प्लेसमेंट 50 इंटू कॉस। देखो एंगल ध्यान रखो, क्या रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच का एंगल। देखो ये पूरा एंगल कितना है बताइए, पूरा एंगल कितना है? 90 + 30 120 डिग्री हो जाएगा। ये 90 + 30 120 डिग्री हो जाएगा। ये देखो तो ये हो जाएगा 10 इंटू 50 इंटू कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो कुल मिलाकर के हो गया -250
माइनस 250 जूल। इसीलिए टोटल वर्क डन की अगर मैं बात कर लूँ, अगर मैं टोटल की बात कर लूँ तो 1000 माइनस 250 750 जूल। आप सभी का बिल्कुल ठीक आया है, आप सब सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही आया है, सभी का एकदम ठीक आया है। सभी का ठीक आ गया है बिल्कुल। इसका मतलब ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आ गए, ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आ गए हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बताओ बताओ, फ्रिक्शन से भी आसान है क्या वर्क पावर एनर्जी? ये बताइए, क्या क्या ये बताओ, सबसे टफ एनएलएम, उससे का सॉरी सबसे टफ काइनेमेटिक्स, उससे इजी हो गया एनएलएम, फिर फ्रिक्शन, और अभी ये सबसे इजी वर्क पावर एनर्जी। सर एफबीडी से बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं प्रीतेश, एफबीडी से भी बना सकते हैं भाई, बिल्कुल बना सकते हैं। एफबीडी से अगर बनाएंगे तो क्या होगा, देखो आप ध्यान से, एफबीडी से बनाएंगे तो इस 10 के दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर बनेंगे 10, देखो इधर बनेंगे 10 cos 37 सॉरी साइन 30 साइन 30, इधर बनेगा 10, इधर बनेगा 10 cos 30 डिग्री। इधर के द्वारा तो वर्क डन होगा ही नहीं, इसके द्वारा वर्क डन तो 0। ये देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, हो गया 5 न्यूटन। तो टोटल नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स की बात करूं तो देखो 20 और 5 को अपोजिट है, तो 20 - 5 15 कर लूँगा, इसीलिए नेटवर्क की बात कर लूँगा तो सीधा से ज़्यादा 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट 50 इंटू 15, सीधा सीधा देखो आंसर 750 जूल। ऐसे भी बनाओ तो भी चलता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, रिजॉल्व करके इजीली हो जाएगा। हम जाता है मन के मन में, बिल्कुल हो जाएगा। यस सर, इजी लग रहा है, मन के मन में हो जाएगा सर, हम यूज उसे ही बना रहे थे। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, रिजॉल्व करके भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा, देखो नेक्स्ट क्या है। अच्छा टाइम भी हो रहा है, चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद आगे, उसके बाद फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कल। ये ऑब्जेक्ट है, इधर लग रहा है, देखो 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इधर लगा दिया मैंने 80 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इधर पीछे की तरफ 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। डिस्प्लेसमेंट इसकी इधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इसकी इधर हो रही है 20 मीटर की। ये वाला एंगल देखो ध्यान से 60 नहीं, ये वाला एंगल क्या दे रहा हूँ, 37 डिग्री दे रहा हूँ, 37 डिग्री दे रहा हूँ। बताइए आप, बताइए वर्क डन, वर्क डन बताओ, वर्क डन बताओ, वर्क डन बताओ। देखो बच्चे, कुल मिला करके देखो आराम से हो जाएगा भैया जी। आज तो समय के अंदाजा ही नहीं हुआ, बिल्कुल हमको भी नहीं हुआ भाई, हमको भी नहीं हुआ भाई समय का अंदाजा। देखो 53 का लगा, फिर भग जाएगा 5 गो। 160 जूल दिलेश बिसेन, 160। आयुष बनोटे, आप आज क्लास में नहीं थे, सुबह वाली क्लास में, सुबह 7 to 8 क्लास में नहीं थे। आयुष बनोटे थे कि नहीं थे बताओ आप मॉर्निंग सुबह की क्लास में? आयुष नाम का बहुत सारे बच्चा है। चले भाई देखो ये 20, इसके दो कंपोनेंट, इधर की तरफ देख लो 20 cos 37, इधर की तरफ देख लो 20 sin 37, 20 sin 37। sin 37 की वैल्यू बताइए कितना, sin 37 की वैल्यू हो गई 3/5, 3/5 3/5 हो जाएगा कितना, देखो 5 4 जा 4 3 जा 12 न्यूटन। तो कुल मिलाकर के पीछे है 4, सामने है 12,
तो एफ नेट कितना बोलूँगा, एफ न्यूटन 8 न्यूटन, किधर की तरफ, राइट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ, इसीलिए वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव 160 जूल। सभी का आंसर सही आया। क्लास ख़त्म होने के टाइम पर सब आ जाते हैं। हाँ, वाओ सर, टू मच इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलो भाई, आज के क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। आज के क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। फिर कल मिलेंगे। आप लोगों को एचसीवी वगैरह के डाउट क्लियर हो गए क्या बुकलेट के डाउट क्लियर हो गए? मैक्सिमम तो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी जो बचा होगा वो डाउट कॉर्नर में डाल दीजिएगा, सर बता देंगे। मैक्सिमम तो मैंने क्लियर कर चुका था एचसीवी का। एक दो प्रॉब्लम अगर होंगे और तो आप डाउट कॉर्नर में डाल देना, ठीक है? डाउट कॉर्नर में डाल देना, ठीक है? चलो बाय 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 बाय। आई एम प्रेजेंट, आई यूज बनोटे, कीप दिस कार्ड। जिंदगी